विषैला और जहरीला बना दिया उस राजनीति को कि ऐसे ऐसे बयान। मैं तो उस दिन हतप्रभ था जब इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि दिल्ली के अंदर हरियाणा ने पानी जहर मिला करके पानी भेज दिया। मैं तो ये सोच रहा था कि अभी कुछ दिन बाद में ऐसा बयान देना बाकी रह गया कि भारतीय जनता पार्टी ने जगह जगह कई शहरों के अंदर बम फिट कर दिए, केवल यह बयान देना बाकी रह गया था। बाकी और मेरे हिसाब से सारी कमियां इन्होंने पूरी कर दी। ऐसी इनकी राजनीति, अलग प्रकार की राजनीति, नकारात्मकता की राजनीति। संदीप यादव जी, पोद्दार साहब ने बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप क्या कि वो बयानों को ही रेफरेंस देकर के बात कह रहे हैं। ये नकारात्मकता की राजनीति दिल्ली में अगर हार हुई आम आदमी पार्टी की तो कारण बनेगी, आप क्या कहते हैं? संदीप भाई, आवाज मिल रही है? नीति कह रहे हैं जी, ये राजनीति है जनता का पैसा डायरेक्ट जनता को ट्रांसफर करना। हाँ। उसको फ्री बिजली के रूप में, फ्री पानी के रूप में, जिसको ये लोग मुफ्त की रेवड़ी कहते हैं, वो असल में मुफ्त की रेवड़ी नहीं होती। वो ये ऐसा कहे कि ये लोग जनता, दिल्ली की जनता और गरीब जनता का अपमान करते हैं। ये जनता के पैसे का, टैक्स के पैसे से हम जनता को फायदा पहुंचाते हैं। नहीं, एक बात और यही मुफ्त की रेवड़ी ये है जो है अभी दिल्ली में जिसको मुफ्त की रेवड़ी कह रहे थे, बीजेपी वही मुफ्त की रेवड़ी दिल्ली में बांट रही है। हाँ। और यूपी में इसी रेवड़ी के दम पे चुनाव लड़ा कि हम मुफ्त में राशन दे रहे हैं। हाँ। और जब ये राजस्थान जाते हैं वहां भी ये मुफ्त की रेवड़ी देते हैं। तो ये जिसको मुफ्त की रेवड़ी बोलते हैं उसी को बाद में बांटते हैं। लेकिन ये मुफ्त की रेवड़ी नहीं है, ये जनता के टैक्स का पैसा है जो जनता को हम सर्विस के रूप में वापस कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी ने भी इस बारे में कहा कि जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उन्हें अनवरत जारी रखा जाएगा। ये बात भारतीय जनता पार्टी के कई मंचों से कही गई है और कांग्रेस ने भी इस बात का समर्थन किया। पोद्दार साहब, ऐसा है, आप अगर जनता का पैसा डायरेक्ट रूप से जनता को बांट रहे हैं तो क्यों जनता से ले रहे हैं, क्यों उनको बांट रहे हैं? फिर आप टैक्स फ्री कर दीजिए सारी चीजों को। आप कह दीजिए दिल्ली जो अपना 9% जीएसटी लगाता है। प्रैक्टिकल बात करें ना आप। नहीं, मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं। इलेक्शन खत्म हो गए सर। नहीं, मैं वही बात कर रहा हूं कि आपको फिर जनता से पैसा उगाने की क्या जरूरत है अगर जनता को डायरेक्ट। देखिए, ऐसा है, हमारे यहाँ क्या व्यवस्था की, जनता से टैक्स के रूप में पैसा लिया जाए, जनता के लिए विकास पे खर्च किया जाए, हॉस्पिटल बनाए जाए, सड़कें बनाई जाए, फ्लाईओवर बनाए जाए, शिक्षालय बनाने, विद्यालय बनाया जाए, यूनिवर्सिटी बनाए जाए। अगर आप वो नहीं बना करके जनता से लेकर के जनता को ही दे दें, पहली बात। दूसरी बात एक और बताइए, वो कौन सी योजना थी कि एक के ऊपर एक फ्री, टेट्रा पैक, 30 रुपए का पैक, 12 रुपए का पैक, अगर आपके पास 8 रुपए है तो 8 रुपए के अंदर रेडीमेड पैक। ये कौन सी राजनीति थी भाई? इसके लिए जनता ने जीता था, आपको चुना था। आप तो स्वराज की बात करने वाले थे, स्वराज की बात करने वाले आबकारी राज की बात करने लग गए। तो ये अलग प्रकार की राजनीति मेरे हिसाब से आज जनता ने इसको अस्वीकार कर दिया। रही बात हम 2015 और 2020 की बात करें तो आपको ये चीज समझनी चाहिए कि जिस तरीके से 2015 के अंदर जनता ने वोट दिया था वो एक उम्मीद का वोट था, 2020 के अंदर लालच का वोट था और 2025 के अंदर काम के ऊपर वोट हुआ जिसका परिणाम आपके सामने। तो पोद्दार साहब, एक बात ये बताइए, जब बार बार मुख्यमंत्री चीख चीख कर कह रहा है कि मुझे एलजी ने रोका, मुझे एलजी ने रोका, मेरे को फाइलों पे साइन नहीं करने दे रहे, फिर कोर्ट ने भी आदेश, तो मुख्यमंत्री बेचारा क्या करे? नहीं, इसका जवाब मैं देता हूं। देखिए, हमारे यहां क्या कहा जाता है कि जब आप राजनीतिक क्षेत्र में हैं तो पहले भी हम ये राजनीति देखते रहे हैं। भारत एक जिस तरीके से एक फेडरल स्ट्रक्चर के ऊपर काम करता है। अभी आपने देखा होगा झारखंड के अंदर जिस तरीके से सरकार बनी और हेमंत सोरेन वहां पे मुख्यमंत्री बने, लेकिन जैसे ही वो मुख्यमंत्री बने उन्होंने वो गुलदस्ता लेकर के नरेंद्र मोदी जी के पास चले गए, प्रधानमंत्री के पास, और अमित शाह जी के पास, गृह मंत्री के पास चले गए, क्योंकि उनको पता है कि मुझे अगर स्टेट चलाना है तो मुझे केंद्र सरकार के साथ मिलजुल करके चलाना पड़ेगा। दूसरी तरफ उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बने, मुख्यमंत्री बनने के बाद में केंद्र के साथ उन्होंने अपने रिश्तों को कहीं ना कहीं कूल या ठंडा करने का प्रयास किया। इन्होंने क्या किया, इनके मन में एक ही चीज थी कि जिस तरीके से हम शीला दीक्षित के ऊपर आरोप लगा करके दिल्ली की सत्ता पे हम काबिज हो गए, वैसे ही कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी के साथ उसी तरीके की जहरीली राजनीति और जहरीले आरोप लगा करके हम केंद्र की सत्ता में स्थापित हो जाए। तो हमारे यहां देसी भाषा में एक कहावत है कि ऐसी रातों के तो ऐसे ही तड़के होते हैं। ठीक है, अजय जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अजय जी, जो वादे किए गए हैं बीजेपी की तरफ से कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम महिलाओं को इतने रुपए देंगे, हम जो योजनाएं अभी लगातार चल रही उनको बंद नहीं करेंगे, उनको जारी रखेंगे, कुछ ऐसा ही जो वादा है एमपी में भी किया गया था और यही चीजें रिपीट की गई थी। अजय जी, क्या वादे अलग है आम आदमी पार्टी से बीजेपी के? लगभग सेम ही है।
तो उससे महत्वपूर्ण होता है कि एक बोनाफाइड इंटेंशन, जनता को सशक्त करने का एक सरकार की नीतियां। तो भारतीय जनता पार्टी की सिर्फ हमारी जो दिल्ली में आने वाली सरकार वो नहीं, लेकिन जो अन्य राज्यों में सरकार चली, चाहे हमारी मध्य प्रदेश की सरकार, राजस्थान की सरकार या छत्तीसगढ़ की सरकार ले ले, जहां जहां हमने जनता को जो वादे किए थे, जो संकल्प किए थे, उन संकल्प पूर्ति का हमारा इतिहास रहा है। हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में जितनी योजनाएं हमारी पूर्ववर्ती सरकार की थी, उससे अधिक योजनाओं का क्रियान्वयन अभी की वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी हमेशा से जनआकांक्षाओं का सम्मान करती है, जनहित की राजनीति करती है, और जो योजनाएं दिल्ली में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी के रूप में हमने प्रचारित की थी, उन योजनाओं को हम अनुभूत रूप से जारी रखेंगे। लाडली बहनों को पैसा नहीं मिल रहा है और आप योजनाओं की बात मुझे लग रहा है कि ऐसी योजनाएं जो पाइपलाइन में पड़ी हुई है। लाडली बहनों को कहां पैसे नहीं मिल रहे? अगर आप अभी हम चैनल पर टीवी डिबेट कर रहे हैं, लाडली बहनों के नाम कट गए और जो अंशिका जी ये शादी हुई है उनको अभी तक सुनिए पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने एमएसपी की बात की थी। मैं आ रहा हूँ सिद्धार्थ भाई, सुनिए आएंगे अजय जी बोल रहे, फिर मैं आपके पास आ रहा हूँ। सुनिए 27 क्या वो मिले क्या? तो अजय जी आप सुन लीजिए, आप सुन लीजिए। सिद्धार्थ जी एक कमेंट सिद्धार्थ जी का लेने दीजिए। सिद्धार्थ जी बोलिए। जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में जो भी बोला था, उसमें से आधे से ज्यादा योजनाएं पाइपलाइन में है। किसानों को एमएसपी नहीं मिला, लाडली बहनों के 20 लाख से ज्यादा नाम काट दिए गए हैं। जो नई लाडली बहनें हैं उनको उसमें एप्लीकेबल नहीं किया जा रहा है, और बैठ के एक नेशनल चैनल पे झूठ बोल रहे हैं कि हम है ना पूरी मध्य प्रदेश के अंदर, आज मध्य प्रदेश के ऊपर 375 करोड़ का कर्जा है। 3 लाख से लगभग 3-3.5 लाख करोड़ का कर्जा है, और अभी जो बजट है 4.5 लाख करोड़ का अंतरिम बजट आया पेश कर रहे हैं, और अभी मध्य प्रदेश के पास पैसा नहीं है, तो आप योजनाएं कहां से पूरी करेंगे? केंद्र से पैसा नहीं आ रहा है। ठीक अजय जी बोलिए आप। जी निरंजन जी एक सेकंड बस, एक कमेंट। मुझे लगता है राजावत जी, अंशिका जी, मुझे लगता है राजावत जी यथार्थ से और वास्तविकता से परिचित नहीं है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसी भी योजना का क्रियान्वयन नहीं रोका है। जिन लाडली बहनों की आप बात कर रहे हैं, वो लाडली बहना हमारे लिए सम्मानीय है, और उन लाडली बहनों के अनवरत प्रत्येक माह की जो एक डेफिनेट तारीख होती है, उसको उनका जो सम्मान निधि अजय जी मैं आपका कमेंट लूंगी, बस एक सेकंड। फरा मेरी सहयोगी जुड़ी हुई है। फरा, इस वक्त आप वहां पर मौजूद हैं, क्या हलचल है आम आदमी पार्टी? क्योंकि नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल जो पहले 254 सीटों से आगे थे, अभी ये बढ़ चुका है, अभी वहां पर क्या हलचल? फरा जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से शुरुआती रुझान आ रहे हैं, कभी पीछे कभी आगे, और अभी की अगर हम स्थिति की बात करें तो अभी दोबारा से जो है वो बढ़त देखने को मिल रही है। देखिए अर्ली ट्रेंड सामने आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ प्रोमिनेंट चेहरे ऐसे भी हैं जो बहुत ज्यादा पीछे चल रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी के लिए अभी शुरुआती तौर पर ये बड़ा झटका तो है, क्योंकि जिस तरीके के वो रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे उस तरीके के नहीं है। बीजेपी ऐसी ऐसी सीट पर बढ़त बना रही है जहां पर आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट थी। तो बहुत सारी जो अभी अर्ली जो हम ट्रेंड्स देख रहे हैं उसमें यही देखने को मिल रहा है कि कई जगहों पर जो प्रोमिनेंट चेहरे हैं वो पीछे होते नजर आ रहे हैं, यानी एक बहुत बड़ा झटका है। क्योंकि देखिए एग्जिट पोल के बाद जिस तरीके से बार बार कॉन्फिडेंस नजर आ रहा था, लेकिन सीटों की बात कोई भी नहीं कर रहा था, कोई भी सीटों के मार्जिन पे बात नहीं कर रहा था। लेकिन अब जिस तरीके से अर्ली रुझान सामने आ रहे हैं, थोड़ी देर में हो सकता है कि स्थिति भी धीरे धीरे साफ हो जाएगी। आम आदमी पार्टी को एक बड़ा झटका लग सकता है। देखिए अगर हार के फैक्टर की बात करें या ये चेंजेस समझने की बात करें, तो यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से बीजेपी ने लगातार चुनाव प्रचार किया है और जो मुद्दे उठाए हैं, जिस तरीके से मुद्दों को गरमाया गया है, चाहे वो शराब घोटाले की बात हो, और जिस तरीके से खुद अरविंद केजरीवाल जो है वो जेल होके आए हैं, उसको लेकर भी अगर हम जनता की बात